दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट क्या भारत की राजनीति को पलटने की ताकत रखता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या इस देश की राजनीति को एक झटके में पलट सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या भारत के अलग अलग राज्यों की राजनीति पर भी एक बड़ा व्यापक असर डालने की ताकत रखते हैं? क्या वाकई इस दौर में सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे बड़े बड़े मामले पड़े हैं जिस पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना शुरू किया तो एक झटके में भारत की मौजूदा राजनीतिक सत्ता डगमगा जाएगी और भारत के तमाम राज्यों की राजनीति करवट लेती हुई दिखाई देगी? यह सवाल मौजूदा वक्त में क्या वाकई इतना बड़ा हो चला है कि राजनीतिक तौर पर राजनीति के जरिए नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही भारत की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती हैं? हमें लगता है कि आज इस डायरी को खोल डालिए और समझने की कोशिश आज इस बात की जरूर कीजिए कि मौजूदा वक्त में इस देश की सत्ता की ताकत कहां पर छुपी है और उस सत्ता की ताकत को कोई चुनौती राजनीतिक तौर पर दे पाने की स्थिति में क्यों नहीं है और क्यों सुप्रीम कोर्ट का जिक्र बार बार हो रहा है और यह कहकर हो रहा है कि जो बड़े बड़े मामले सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े हैं अगर उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट देने लगा और राजनीतिक सत्ता की उसके बाद की परिस्थिति का आकलन कोई नहीं कर पाएगा और इस देश में 2024 के चुनाव को लेकर एक झटके में समूची राजनीति बदल जाएगी। क्या वाकई इस देश के भीतर में इतनी बड़ी शून्यता राजनीतिक तौर पर आ चुकी है या इस देश की राजनीतिक सत्ता ने जो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अपनाई है उसमें इस देश में कोई राजनीतिक दल बचा नहीं है जिसके मामले अदालतों में ना गए हों, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की नजर ना हो और जो लगातार मामले महज अपराध से ना जुड़े हों बल्कि इस देश के भीतर में सत्ता को बनाने और बिगाड़ने की परिस्थितियों के साथ जुड़े हुए हों और उस पर भी भारत की राजनीति ने अगर कुंडली मार ली हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट की चौकसी या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इंतजार क्या इस देश को करते रहना होगा? यह सवाल क्यों बड़ा है जबकि हर कोई जानता है कि इस देश के भीतर 5 करोड़ से ज्यादा मामले देश की अलग अलग अदालतों में फंसे पड़े हैं, पेंडिंग है। यानी कितनी बड़ी जनसंख्या होगी जो अदालतों के फैसले का इंतजार कर रही है। वह लोअर कोर्ट हो सकता है, वह हाई कोर्ट हो सकता है, वह सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी आज की तारीख में तकरीबन 70,000 मामले पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन बावजूद इसके हम इंतजार कर रहे हैं सिर्फ आधे दर्जन फैसलों को लेकर जो भारत की राजनीति को बदलने की ताकत रखते हैं और राजनीति ने जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत कमोवेश हर विपक्षी राजनीतिक दल को अदालतों के चक्कर लगवाने शुरू किए उसमें उनके सामने दूसरा कोई विकल्प बचता नहीं है क्योंकि देश में कानून का राज है और राजनीतिक रणनीति मौजूदा वक्त में सत्ता की कहती है कि वो कानून को अपने हाथ से कहीं खेलता और खिलाता तो नहीं है। सियासत के इस चौखट से आइए इस डायरी को खोलने का प्रयास करते हैं और एक एक पन्नों को पलटने की परिस्थिति में लाकर आप खड़े हो जाइए। इस देश के भीतर में सबसे बड़ा पॉलिटिकल घोटाला अगर कोई हुआ है या हो रहा है और बकायदा पार्लियामेंट ने उस पर मोहर लगा दी तो वह घपला घोटाला इस देश के इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर है। अब जरा कल्पना कीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की सुनवाई जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई उस बहस जिरह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि 30 तारीख को फाइनल सुनवाई होगी और यह मान लिया गया कि इसके बाद जब 3 जजेस की बेंच बैठेगी जिसमें खुद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की भी मौजूदगी होगी तो उसके बाद यह फैसला भारत की उस कॉरपोरेट फंडिंग और उस पॉलिटिकल फंडिंग जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से भी क्या बड़ा है, हवाला से भी कहीं आगे का है और क्रोनी कैपिटलिज्म को भी पार करता, उससे आगे की परिस्थिति में तो नहीं है। लेकिन कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी यानी 5 जजों की बेंच बैठेगी। यानी
कब सुनवाई 30 तारीख को ही शुरू होगी, लेकिन वो फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाने के बाद क्या होता है यह फिलहाल कोई बता नहीं सकता है। तो सुनवाई 30 को होगी, लेकिन इससे पहले तय था कि 30 या एक दिन और उसके बाद फैसला आ जाएगा। चीजें थोड़ी सी उलझ गई। इस देश के भीतर में कॉरपोरेट फंडिंग को लेकर जो आवाज जैसी होनी चाहिए थी वो आवाज नहीं आ पाई। कॉरपोरेट का जिक्र अगर हमने किया है तो इसके साथ अडानीज का भी जिक्र कर लीजिए। 13 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन फिर वही था, कुछ और सबूत चाहिए, कुछ और मामले इस दौर में आ गए हैं, उनसे जुड़ी हुई कड़ियों को देखना है, और एक झटके में वह भी डेट खिसक कर 30 अक्टूबर तक चली गई। और वह भी सुनवाई कब होगी अभी इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र के भीतर राजनीतिक सत्ता शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार एक झटके में क्यों चली गई? क्योंकि वहां शिवसेना टूट गई। विधायकों को वहां जो सस्पेंड किया गया उसको लेकर सवाल खड़ा हुआ। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, लेकिन परिस्थितियां जस की तस है। और अब वहां के स्पीकर को लेकर इस बात का जिक्र हो रहा है, स्पीकर कब चाहेंगे। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 तारीख यानी आज का दिन आखिरी दिन है आपको फैसला देना होगा स्पीकर, अन्यथा हम अपने हाथ में ले लेंगे। अब ध्यान दीजिए, सॉलिसिटर जनरल कहते हैं जब आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, रुक जाइए कुछ देर, दशहरा की छुट्टियां आ रही हैं, मैं खुद इस मामले को देखूंगा, स्पीकर से मिलूंगा और विधानसभा स्पीकर राहुल नरवेकर से बातचीत करूंगा, और दशहरा की छुट्टियों के बाद व्यक्तिगत तौर पर जब इस मामले को लेकर आऊंगा तब आपके सामने समाधान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगली तारीख 30 तारीख को। एक झटके लिए सोचिए जरा, शिवसेना और एनसीपी के मामले में जैसे ही फैसला आता है वैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति एक झटके में बदल जाएगी, और झटके में बदलती राजनीति के साथ उसका असर दिल्ली पर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की सत्ता ने ही महाराष्ट्र की राजनीति को पांव दिए चलने के लिए। और यह एक ऐसी परिस्थिति है जहां से महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी ही नहीं, हो सकता है आपके पांव दिल्ली तक आए और आम आदमी पार्टी को लेकर दो सवाल खड़ा करें। एक सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देती है, इस देश की सत्ता संसद का सहारा लेकर उस फैसले को बदलते हुए बिल ले आती है और उस पर मुहर लगवा देती है राष्ट्रपति की, संसद से पारित होता, और सुप्रीम कोर्ट जो व्याख्या करने निकला था उसके सामने एक मुश्किल स्थिति आकर खड़ी हो जाती है कि वह उसके बाद क्या करे। लेकिन फिर दरवाजा खटखटाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है हम सुनवाई करेंगे। कब करेंगे, फैसला कब आएगा, यह सवाल थोड़ा सा अनसुलझा हो जाता है। और इसी बीच जो एक शराब नीति को लेकर परिस्थितियां बनती है, उसमें एक के बाद एक होते होते आज जब दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया का मामला अदालत के पास पहुंचता है तो तमाम सुनवाई एक एक पॉइंट पर जरा दोबारा शुरू होती है। और जरा कल्पना कीजिए कि आज जब जरा शुरू होती है तो कल की बात सत्ता और सरकार भूल चुकी थी। लोग इंतजार कर रहे थे क्या वाकई शराब नीति को लेकर ईडी आम आदमी पार्टी को ही आरोपी तो नहीं बनाएगी, क्योंकि कल का जिक्र आज की परिस्थिति में करने की जरूरत है कि भारत की राजनीति के भीतर जब सत्ता की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ही राजनीतिक दल और उनके नेताओं को जेल और अदालत के चक्कर लगाने की दिशा में ले जाए तो भारत की राजनीतिक शून्यता या उस राजनीतिक शून्यता के एट पार सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने के अलावे कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं है। क्योंकि हमें लगता है कल जब चर्चा हो रही थी तो उसका एक मामला आपको बताना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा था कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप जो तय करने की प्रक्रिया अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई है निचली अदालत में, इतना वक्त क्यों लिया जा रहा है, तो उस वक्त सीबीआई और ईडी की तरफ से जो वहां पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे एसवी राजू, उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्य को निर्देश दिए हैं कि एजेंसियां आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही है। और फिर उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी पर मनी लॉन्ड्रिंग और आर्टिकल 70 के उल्लंघन का मामला बनता है, इसीलिए हम उसे गंभीरता से इस केस में आरोपित करने पर विचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद क्या इसी मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपित बनाने वाले हैं या किसी अन्य मामले में?
तो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जो सीबीआई और ईडी की तरफ से सरकार को लेकर जिरह कर रहे थे, वो कहते हैं इसी मामले में आरोपित करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट फिर सवाल करता है, आप अपने बयान में सावधानी रखें या सावधानी से बयान को दें कि आप आम आदमी पार्टी को ईडी उसी केस में आरोपित बनाएगी या अन्य में। इस सवाल का जवाब कल जरूर दीजिएगा, यानी आज जवाब देना था। यह अलग ही चार्ज होगा, क्या यह सीबीआई वाले मामले से अलग मामला होगा? कल जवाब दीजिएगा, यानी आज जवाब देना था। और तब जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल कहते हैं फाइल अलग हो सकती है लेकिन मामला भ्रष्टाचार का ही है। एक झटके में कल जिसने पूरी जीरा सुनी उसको लगा आज सरकार को बताया जाएगा, ईडी या उनके सीबीआई के जरिए, उनके वकील के जरिए, कि देखिए यह मामला आम आदमी पार्टी को लेकर है और उनको आरोपित बनाया जा रहा है। तब सवाल शुरू होगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इस देश के भीतर में जो रिप्रेजेंटेशन पीपुल्स एक्ट है उसके माध्यम से चीजें कैसे चलेंगी? लेकिन आज जब हमारी टीम भी तमाम दस्तावेजों को निकाल कर बैठी थी कि अगर ईडी कल की बात पर आज टिक जाती है तो क्या होगा, हम उस पर आए उससे पहले सोचिए कि आज के दिन जब सुनवाई शुरू हुई और एक एक पॉइंट पर बोलना शुरू किया गया तो उसमें प्रशांत भूषण जो मनीष सिसोदिया के वकील थे और दूसरी तरफ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की मौजूदगी थी, एक एक पॉइंट की परिस्थिति बतला रही थी कि दरअसल सरकार के पास उस रूप में मामला बन नहीं रहा है। और होते होते आखिरी पॉइंट पे जब पहुंचे तो वहां पर जजेस ने कहा 10 मिनट का वक्त दीजिए, हम आपको फैसला बताएंगे। पूरी अदालत 10 मिनट का इंतजार करने लगी। 10 मिनट के बाद जजेस आए, उन्होंने कहा कि यह फैसला सुरक्षित रखा जाता है। और सुरक्षित रखने का मतलब क्या होता है इसकी व्याख्या करने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि जिन बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के भीतर सॉलिसिटर जनरल या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल कल जिस बात का जिक्र कर रहे थे आज उसका जिक्र नहीं, आज जिन बातों को जवाब देना था उसमें वो टिक नहीं पा रहे थे। यह परिस्थिति बतलाती है कि भारत की राजनीतिक सत्ता के जरिए इस देश के भीतर में एक सिस्टम डेवलप तो नहीं हो गया है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दिशा निर्देश देने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिस्टम कैसे होगा और सत्ता के अनुकूल कैसे रहना चाहिए इस दिशा में अब आप सोच लीजिए। क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक और मामला आया जो चंद्रबाबू नायडू का मामला आया। वो ये अदालत में गुहार लगाने पहुंचे थे कि उनके खिलाफ एफआईआर ही गलत हुई है, आप उसे खारिज तो कीजिए। और अदालत ने कहा कि तमाम जिरह करने के बाद फिर वही बात आई और कहा गया कि ठीक है, शुक्रवार तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। क्या भारत की राजनीति में चंद्रबाबू नायडू पर एफआईआर जैसे ही खत्म होगी वैसे ही आंध्र प्रदेश की राजनीति एक झटके में बदल जाएगी? वो चंद्रबाबू नायडू और वो जगन रेड्डी जो एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक तौर पर अपने राज्य में राजनीति करते हैं, लेकिन 2024 को लेकर वहां पर एंट्री बीजेपी की होती है और बीजेपी किसी एक को साथ लेना चाहती है। पहले वो चंद्रबाबू नायडू को साथ लेना चाहती थी तो जगन रेड्डी के खिलाफ जहर उगला जा रहा था या उन पर निशाना साधा जा रहा था। उन पर खुद भी निशाना सधा हुआ है, उनके खिलाफ भी दर्जनों केस हैं, ईडी और सीबीआई दोनों के पास केस है, लेकिन जब उनसे राजनीतिक समझौता तो वो फाइल बंद। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ स्टेट अपने तौर पर एफआईआर दर्ज करता है और जेल में डाल देता है। राजनीतिक तौर पर चाहे वो महाराष्ट्र की राजनीति हो या आंध्र प्रदेश की राजनीति हो या दिल्ली की परिस्थिति राजनीतिक तौर पर और पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी का जिक्र ही क्यों ना हो रहा हो। हम यहां एक चीज और बताएं, इस बात का जिक्र कल से शुरू हो गया था कि अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा तो क्या इलेक्शन कमीशन उस पार्टी को खत्म कर देगा जो कानून कहता है, या इलेक्शन कमीशन के जो अलग अलग नियम कायदे कहते हैं उसमें यह संभव नहीं है। उसमें संभव इसलिए नहीं है क्योंकि 3 ही तरीके से चीजें हो सकती हैं। पार्टी रजिस्ट्रेशन यानी जब पंजीकरण किया जा रहा हो तब धोखाधड़ी हुई हो, या पॉलिटिकल पार्टी ने उसके बाद से संविधान से उसका भरोसा उठ गया हो जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति जो आस्था होती है और जो निर्भरता होती है वह उसको ना माने, या फिर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बरकरार वो नहीं रखेगी इसका जिक्र कर दे,
तो सदस्यता रद्द हो, तब वो पार्टी पूरी तरीके से रद्द मान ली जाएगी। और तीसरी परिस्थिति होती है कि यदि पार्टी को केंद्र सरकार द्वारा जो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 का है या किसी उसी के समान मामले में कानून के प्रावधान के तहत उन्हें गैर कानूनी तो घोषित नहीं किया गया, ये तीनों मामले फिट नहीं बैठते हैं। उसके बाद पार्टी सिंबल को लेकर है, वहां भी चीजें अटकी हुई है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपने अपनाया कि नहीं अपनाया, वो स्थिति भी नहीं बनती है। और अपने तौर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है वो किसी कंपनी को लेकर होता है, पॉलिटिकल पार्टी को लेकर नहीं होता है। तब कोई भी ये सवाल करेगा कि क्या सॉलिसिटर जनरल, जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं, वह सुप्रीम कोर्ट में यूं ही कह रहे थे? सुप्रीम कोर्ट तारीख भी दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट जेरा भी कंटिन्यू कर रहा है। और भारत की राजनीति के भीतर जैसे ही आप कदम रखिएगा, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का मामला नेशनल हेराल्ड को लेकर क्यों ना हो। राहुल गांधी से 5 दिन 50 घंटे पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से 3 दिन 28 घंटे पूछताछ हुई। उसके बाद आइएगा तो एक एक राजनीतिक दल को जरा परखने की कोशिश कीजिए। बिहार की राजनीति के भीतर में आरजेडी बड़ी ताकत के तौर पर है, लेकिन लालू और तेजस्वी यादव, इनके खिलाफ मामले बने हुए हैं। राजनीतिक तौर पर इनको अदालतों के चक्कर लगाने ही हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के भीतर में, इनके खिलाफ खनन का मामला बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के भीतर ममता बनर्जी, उनके भतीजे को लेकर भी मामला तो सीधे तौर पर है। और आज तो हाईकोर्ट ने एक मीडिया के लिए भी डायरेक्टिव्स दे दिया कि आप किस तरीके से कवर करेंगे। और उन्होंने ईडी को भी चेताया, हाईकोर्ट ने, आप जो मामला हुआ है शिक्षक भर्ती का, उसको लेकर कोई पॉइंट लीक ना करा करें मीडिया को लेकर, आप खुले तौर पर बताएं। यानी राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर में अदालतों से निकलते हुए फैसले और फैसलों का इंतजार भारत की वो राजनीति कर रही है जिस राजनीति को भारत में सबसे ज्यादा वाइब्रेंट माना जाता है और डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। उसे अब राजनीति का इंतजार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इंतजार है। यानी इस देश के भीतर में जो पूरा इकोनॉमिक ऑफेंस का मामला है वह भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है। इस देश की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नेताओं का और पॉलिटिकल पार्टी का मामला है, वह भी सुप्रीम कोर्ट में है। इस देश के भीतर में जांच एजेंसियों की कार्रवाई, वो ईडी और सीबीआई हो, उसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट के भीतर है। इस देश के भीतर में सिस्टम को ही राजनीतिक तौर पर क्या इस तरीके से खड़ा कर दिया गया, जिसके बाद इस देश में तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष में खड़े हैं, मौजूदा सत्ता का विरोध करते हैं, वह अपने आप को सही ठहराने की समूची ऊर्जा उसी में लगाएं और अदालत और जेल के दरवाजों के भीतर घूमते हुए आप उनसे लड़ाई लड़ते चले जाएं। भारत की राजनीति में ऐसी परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं आई थी। हमें लगता है जिन मामलों को लेकर मौजूदा वक्त में जिस फैसले का इंतजार है, क्या सोचिए जरा, 30 तारीख को अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला आ जाता है, अगर 30 तारीख को महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर फैसला आ जाता है, अगर इस दौर में आम आदमी पार्टी और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है, अगर इस दौर में आंध्र प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते चंद्रबाबू नायडू हों या फिर दूसरी तरफ गुहार लगाते हुए केसीआर हो जो कि तेलंगाना की राजनीति को साधते हैं और वहां की सत्ता में है, उनको लेकर भी फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट दे देती है तो भारत के भीतर की राजनीतिक परिस्थितियां क्या होंगी? जाहिर है दो ही राजनीति होगी, एक तरफ ये सभी लोग अपराधी होंगे या कोई अपराधी नहीं होगा। और जिसने इस दिशा में राजनीतिक तौर पर कदम बढ़ाया वह कटघरे में खड़ा होगा। और यहीं से सवाल शुरू होगा कि भारत के भीतर में जो गरिमा और साख तमाम संस्थानों की एक एक करके खत्म होती चली गई, वह गरिमा और साख मौजूदा वक्त में किसी की बची हुई है तो वह सुप्रीम कोर्ट है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने जब इस बात का जिक्र किया था तमाम मामलों को लेकर, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था हमारी चिंता अदालत की गरिमा को लेकर है, हम सब संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। इस मामले में 6 महीने हो गए, अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। ये मामला महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के विधायकों को निलंबन और उनको अयोग्य साबित करने को लेकर था। और भारत के भीतर में संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं के जरिए ही
भारत की एग्जीक्यूटिव या राजनीतिक सत्ता तानाशाह हो नहीं सकती है। लेकिन इस दौर में जब हर संस्थान की गरिमा और साख खत्म होती चली गई या राजनीतिक या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत उसको खत्म करते चले गए, और वो रास्ता क्या अब होते होते सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, जहां सुप्रीम कोर्ट जिरह तो कर रही है, लेकिन फैसले का प्रभाव समूचे देश पर कैसे पड़ेगा, इस तरीके से भारत की राजनीति और भारत के भीतर की सामाजिक परिस्थितियां आकर खड़ी हो चली है। जवाब होगा किसके पास? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसलों को 2 फैसले तो यह कहकर रोके गए, वो पेगासस का मामला था, वो राफेल में ली गई उस दौर में कमीशन का मामला था। दोनों को लेकर आखिरी जुबान जो सरकार की थी इसी बात को लेकर थी कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, हम इस पे कुछ नहीं कहेंगे। अदालत कुछ नहीं कर सकती है। नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र कोई दूसरा नहीं, देश की राजनीतिक सत्ता कर रही है मौजूदा वक्त में, तो आप क्या करेंगे? और जो फैसले दिए गए उस फैसले को पलटते हुए सत्ता ने, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का मसला हो, चाहे दिल्ली सरकार को हक दिलाने का जिक्र कर रहे हो, वह भी फैसले पलट गए। ईडी को लेकर भी सवाल सुप्रीम कोर्ट के भीतर गया, उसको भी बदलने की ताकत सत्ता के पास थी। तो क्या मौजूदा वक्त में जो सबसे बड़ा सवाल है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो संविधान की व्याख्या करती है, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट है जिसमें इस देश के लोग अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, और पार्लियामेंट की ताकत के सामने भी संविधान की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए इंतजार है दर्जन भर मामलों को लेकर, जिसमें 7 मामले भारत की राजनीति को पलटने की ताकत रखते हैं। और अगर वाकई इस दौर में ऐसे फैसले आने लगे तो सवाल होगा कि भारत के भीतर चल रहा पूरा सिस्टम और राजनीतिक तौर पर खड़ी की गई इमारत एक झटके में भरभरा कर गिर तो नहीं जाएगी। यह सिर्फ एक सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा है, वही सुप्रीम कोर्ट जो संविधान की व्याख्या करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।